फर्डिनेंड पोर्श का जन्म सितंबर 1875 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का लोहे का काम था, लेकिन फर्डिनेंड को इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और इसकी बजाय वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। लेकिन जब फर्डिनेंड 14 वर्ष के थे तब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा और अपना पूरा समय अपने पिता के साथ दुकान पर देना पड़ा। लेकिन अपने खाली समय में वह इलेक्ट्रिसिटी के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे। बहुत समझाने के बाद उनके पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग स्कूल में जाने दिया, जहां फर्डिनेंड ने जल्द ही इंजीनियरिंग की बुनियादी बातें सीख ली। उन्होंने अपना खुद का इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया और अपने घर में लाइटें लगाईं। आखिरकार उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को देखा और उन्हें अपना काम करने दिया। उन्होंने 1898 में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अपना करियर शुरू किया और दूसरी कंपनियों के लिए कुछ सबसे तेज और नई कारों का डिजाइन तैयार किया। सन 1900 में फर्डिनेंड ने दुनिया की पहली गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पोर्श P1 बनाई, जो लकड़ी के फ्रेम और 49 मील की रेंज वाली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार थी। भले ही इसे रेसिंग के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी भारी बैटरी के कारण यह केवल 21 मील प्रति घंटे तक ही जा सकी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में फर्डिनेंड की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें 18 साल की उम्र में वियन्ना में एक इलेक्ट्रिक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल से सभी को प्रभावित कर दिया और आखिरकार कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक व्हील हब मोटर तैयार की। इस तकनीक ने फर्डिनेंड के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए रास्ते खोले, जहां वे जैकब लोनर एंड कंपनी से जुड़ गए और सेल्फ पावर्ड व्हीकल्स पर काम करना शुरू कर दिया। और इस बार उन्होंने बनाई लोनर पोर्श इलेक्ट्रोमोबाइल, जो एक शानदार नई कार थी जिसने ऑस्ट्रिया में कुछ रेसेस जीती और 36 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचकर कुछ स्पीड रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन भले ही यह अपने समय से आगे की एक बेहतरीन हाइब्रिड कार थी, इसने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें क्यों नहीं चल पाई। इसकी सीमित रेंज और 2 टन के भारी वजन ने इलेक्ट्रिक कार की प्रोग्रेस को आने वाले लगभग 100 वर्षों तक रोके रखा। पोर्श और लोनर आखिरकार अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए। पोर्श ने ऑस्ट्रो डेमलर के लिए कारों को डिजाइन करना शुरू कर दिया। इस साझेदारी के कारण पोर्श ने 1908 में डेमलर के लिए पहली गैसोलीन पावर्ड कार डिजाइन की, जिसने उनके सफल रेसिंग करियर के लिए मंच तैयार किया। इस नई कार का नाम था ऑस्ट्रो डेमलर मॉडल 2780। यह 85 HP वाली कार विशेष रूप से प्रिंस हेनरी ट्रायल रेस के लिए बनाई गई थी और इसने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जीत हासिल करते हुए पूरी तरह से दबदबा बना लिया। इस जीत ने पोर्श को काफी पॉपुलैरिटी दी और कंपनी में सभी उसे प्रोफेसर पोर्श के नाम से बुलाने लगे। लेकिन जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ऑस्ट्रो डेमलर कंपनी ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी के लिए वॉर सप्लाईज बनाने लगी, जिसमें पोर्श ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, एयरशिप इंजन्स और आर्टिलरी ट्रैक्टर्स के नए डिजाइन्स तैयार किए। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पोर्श ने वापस से रेस कारों को बनाना शुरू कर दिया और 1922 में उन्होंने ऑस्ट्रो डेमलर शाशा को लॉन्च किया। पोर्श ने सोचा कि छोटी कारें बनाने से उनकी कार्स बाकी कार्स के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म करेंगी और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। शाशा ने बड़ी जीत हासिल की। 1922 में टारगा फ्लोरियो सहित 53 में से 43 रेसेस अपने नाम कर ली। फिर 1923 में पोर्श स्टटगार्ट चले गए और जब डेमलर का मर्जर मर्सिडीज बेंज के साथ हुआ तो डेमलर बेंज कंपनी में पोर्श को डेमलर डिवीजन का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। वहां पोर्श ने मर्सिडीज बेंज एस सीरीज को डिजाइन किया। 1928 में पोर्श ने मर्सिडीज बेंज एसएसके पेश की, जो एक शक्तिशाली इंजन वाली टॉप लेवल स्पोर्ट्स कार थी जो 190 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती थी। पोर्श ने ट्रॉसी रोडस्टर भी बनाई, जो एसएसके का एक रिफाइंड वर्जन था, जिसने अपने अनूठे लुक से सबका ध्यान खींचा। लेकिन पोर्श ने आखिरकार कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण डेमलर बेंज को छोड़ दिया और एक दूसरी कंपनी में शामिल हो गई, जो दुर्भाग्य से ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डूब गई और अब पोर्श के पास कोई नौकरी नहीं थी। इस कठिन समय में पोर्श ने अपनी कार कंपनी पोर्श GmbH शुरू करके एक बड़ी छलांग लगाई और एक बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम बनाई, जिसमें उनका बेटा फेरी पोर्श भी शामिल था। फेरी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाया। इस नई कंपनी में पोर्श ने अपनी ब्रांड के तहत कार बनाने से पहले दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंसल्टिंग और मोटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों के कारण उन्हें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने और ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी दिखाई तो सब कुछ बदल गया। हिटलर चाहता था कि हर एक जर्मन नागरिक के पास एक 5 सीटर फ्यूल एफिशिएंट और सस्ती गाड़ी हो, जिसका नाम उसने वोक्सवैगन रखा, यानी लोगों की कार। और इसके लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, जिसके तहत पोर्श ने अपना डिजाइन पेश किया और आखिरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया।
और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक फेमस वोक्सवैगन बीटल कार बनाई। बीटल एक फ्यूल एफिशिएंट और रखरखाव में आसान कार थी, जिसे एक जबरदस्त लगभग 3 लाख ऑर्डर्स मिले, जो पोर्श के लिए एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी। हालांकि जैसे ही वोक्सवैगन फैक्ट्री बड़ी पैमाने पर कार का प्रोडक्शन शुरू करने वाली थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने पोर्श के करियर की राह को पूरी तरह से बदल दिया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके कारण बीटल का प्रोडक्शन रोक दिया गया, क्योंकि वोक्सवैगन फैक्ट्री ने अपना ध्यान और सप्लाईज बनाने पर लगा दिया। चूंकि पोर्श एक बेहतरीन इंजीनियर और हिटलर का करीबी दोस्त था, इसलिए वह नाजी सेना के लिए मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया। उन्होंने मिलिट्री व्हीकल्स और वॉर मशीनरी पर काम करना शुरू कर दिया। हिटलर ने मिलिट्री टाइगर टैंक्स के मास प्रोडक्शन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, जिसमें दूसरे कई इंजीनियर्स के साथ पोर्श ने अपना टैंक डिजाइन भी पेश किया। भले ही हिटलर ने पोर्श के टैंक डिजाइन का सपोर्ट किया, लेकिन यह उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। पोर्श ने फर्डिनैंड नामक एक टैंक तैयार किया था, जो पेट्रोल और बिजली दोनों से चल सकता था। हालांकि टैंक का डिजाइन रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन इसका इंजन बहुत जटिल था और टेस्टिंग के दौरान कई समस्याएं आईं, जिसके चलते पोर्श इस कॉन्ट्रैक्ट को हेंसेल एंड सन नामक कंपनी से हार गए। हालांकि नाजियों के साथ काम करने के बावजूद फर्डिनैंड पोर्श उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे। शायद ही कभी किसी ने उन्हें हिटलर को सलाम करते हुए देखा हो। मार्च के दौरान अपने बैगी ग्रे कोट में वह खड़े रहते थे और उन्हें नाजी पार्टी द्वारा जो एसएस रैंक दी गई थी, उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मुख्य ध्यान अपने बिजनेस को बढ़ाने और सरकार को सप्लाई करने पर था। उनके प्रयासों से युद्ध के दौरान पोर्श का मुनाफा बढ़ गया, लेकिन इन सभी की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। फर्डिनैंड पोर्श को युद्ध के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा नाजी पार्टी से करीबी संबंध रखने के लिए जेल में डाल दिया गया। उनके जेल जाने के बाद उनके बेटे फेरी को बिजनेस संभालना पड़ा। उन्होंने पहले से ही स्विम वैगन जैसे कुछ प्रभावशाली गाड़ियां बनाई थीं, जो युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों के लिए उपयोगी थीं, जिसके बाद उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और सिर्फ इसलिए छोड़ा गया ताकि वह अपने पिता की बेल के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाएं। फेरी ने इटालियन कार मैन्युफैक्चरर सिस इटालिया के साथ सिस इटालिया 360 बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपने पिता की बेल के लिए जरूरी पैसे इकट्ठा कर लिए। हालांकि कंपनी की कुछ आर्थिक समस्याओं और रेस के नियमों में बदलाव के कारण यह कार कभी भी रेस ट्रैक पर नहीं आ सकी, लेकिन फेरी को उनके हिस्से का पैसा पहले ही मिल चुका था और वह अपने पिता की बेल कराने में कामयाब रहे और आखिरकार पोर्श कंपनी लॉन्च की। जेल में रहकर फर्डिनैंड का स्वास्थ्य काफी खराब हो चुका था, जिसके बाद फेरी को अपने पिता के काम को जारी रखना पड़ा। उन्होंने वोक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर वोक्सवैगन को यह यकीन दिलाया कि वोक्सवैगन बीटल उनके पिता की ही डिजाइन थी। जिसके बाद उन्होंने वोक्सवैगन के साथ उनके पार्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का उपयोग करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस पार्टनरशिप ने न केवल पोर्श कंपनी को इनोवेशन के लिए फाइनेंस दिया, बल्कि फेरी की बिजनेस स्किल्स भी दिखाई। 1948 में फेरी के प्रयासों की बदौलत पहली पोर्श कार 356 पेश की गई। 356 वोक्सवैगन एयर कूल्ड इंजन वाली एक छोटी 2 दरवाजों वाली कार थी, जो 87 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती थी। यह सबसे शक्तिशाली या तेज कार नहीं थी, लेकिन पोर्श कंपनी इसे तेज और चलाने में आसान बनाने के लिए इसमें लगातार सुधार करती रही। उसी साल वह इसे ऑस्ट्रिया के इन्सब्रुक में एक रेस के लिए ले गए, जहां इसे पहला स्थान मिला। हालांकि शुरुआत में बिक्री कम थी, लेकिन फिर भी 356 कार लवर्स के बीच फेमस हो गई। फर्डिनैंड पोर्श ने भी 1950 में वोक्सवैगन कारखाने का दौरा किया और बीटल के लिए अपने विजन को साकार होते देखकर खुश हुए। हालांकि एक साल बाद 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, जिससे बीटल और पोर्श का दुनिया भर में विस्तार रुक गया। पोर्श 356 की धीरे धीरे बिक्री बढ़ गई, खासकर 1951 में ले मेंस में रेस जीतने के बाद। लेकिन जल्द ही लोग 356 से बोर हो गए और कुछ नया चाहते थे, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो पाया जब तक कि फेरी के बेटों में से एक अलेक्जेंडर पोर्श ने एक नई कार का डिजाइन पेश किया, जिसे पोर्श 911 नाम दिया गया। अधिक शक्तिशाली 6 सिलेंडर वाला बॉक्सर इंजन, बेहतरीन स्टीयरिंग और स्पीड के साथ 911 356 की तुलना में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था। अपने एयर कूल्ड रियर इंजन के कारण 911 स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ काफी रिलायबल भी थी। चूंकि पोर्श ने लोगों को वही डिलीवर किया जो वह चाहते थे, 911 उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। उन्होंने 911 कैरियरा एस और 911 टर्बो जैसे तेज मॉडल्स के साथ अपने लाइनअप को बढ़ाया, जिससे 1970 के दशक में सालाना 20,000 से ज्यादा कारें बेची गईं। पोर्श ने मोंटे कार्लो रैली और टार्गा फ्लोरियो जैसी कई रेसेस जीतकर रेसिंग की दुनिया में भी झंडे गाड़ दिए।
हालांकि इस बीच फेरी पोर्श ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और परिवार ने कंपनी में अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अपने शेयर्स को बेचने और किसी और को कंट्रोल सौंपने का फैसला किया। इसके बावजूद पोर्श ने स्पोर्टी कार्स का प्रोडक्शन जारी रखा, लेकिन 1986 में कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 1991 आते आते कंपनी की सेल्स लगभग आधी हो गई और लॉसेस बढ़ते चले गए। 1993 तक वे बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए। कंपनी आनन फानन में एसयूवी बिजनेस में उतर गई। उन दिनों एसयूवी का ट्रेंड बढ़ रहा था और 1999 में पहली बार एसयूवीज की सेल्स रेगुलर कार्स की सेल्स को सरपास कर गई। लेकिन कंपनी को फास्ट स्पोर्ट्स कार सेगमेंट से एसयूवी सेगमेंट में उतरने के लिए काफी बैकलैश झेलना पड़ा। लेकिन सभी कंट्रोवर्सीज के बावजूद पोर्श ने 2002 में पोर्श कायेन मार्केट में उतारी, जो सरप्राइजिंगली न केवल उनकी बेस्ट सेलिंग कार बन गई बल्कि फैंस की भी फेवरेट बन गई। भले ही कायेन फैमिली फ्रेंडली कार थी, लेकिन पोर्श ने अपनी ब्रांड इमेज को देखते हुए उसमें हाई क्वालिटी इंटीरियर, स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग परफॉर्मेंस के साथ रिलायबिलिटी ऑफर की, जो कि उनके फैंस को बेहद पसंद आई। कायेन की सेल्स से कंपनी बैंकरप्ट होने से बच गई और आज की तारीख में कायेन के साथ साथ पोर्श मैकान दुनिया भर में लगभग 70% से ज्यादा पोर्श की सेल्स करती हैं। उनके नए मॉडल्स जैसे पोर्श पैनामेरा और पोर्श टाइकान आज तक की उनकी बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स कारों में से एक है। आज पोर्श को वोक्सवैगन ग्रुप ओन करता है और आज भी पोर्श दुनिया भर में लग्जरी सुपरकार्स के बीच अपनी अलग और मजबूत पहचान स्थापित किए हुए है। यदि आपको यह पोर्श की इंस्पायरिंग और रोमांचक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ना पसंद आई तो वीडियो को जरूर से डिसलाइक करें। ऐसी ही इंस्पायरिंग और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।